नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले हेडलाइंस। पेड न्यूज के बयान पर नितिन गडकरी कायम, कांग्रेस ने की प्रचार पर रोक लगाने की मांग। कल देना होगा चुनाव आयोग को जवाब। महाराष्ट्र को बांटने के आरोप पर बीजेपी का जवाब। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरी सरकार के रहते नहीं होगा विभाजन। जयललिता को कर्नाटक हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत और सजा संबंधी याचिकाएं खारिज, सुप्रीम कोर्ट में करेंगी अपील। पाकिस्तान की ओर से भीषण गोलीबारी, जम्मू, सांबा और पुंछ में 9 लोग घायल, बीएसएफ दे रही है करारा जवाब। और दिल्ली के विधायक राजेश गर्ग ने अरविंद केजरीवाल को लिखी खुली चिट्ठी, कहा आम आदमी पार्टी में लोकतंत्र नहीं। पार्टी ने कहा जल्द करेंगे बातचीत। और अब आज की पहली खबर। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता फिलहाल जेल में ही रहेंगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता की जमानत और सजा निलंबित करने से जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जयललिता अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगी। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने 27 सितंबर को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में जयललिता को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी। एआईएडीएम के प्रमुख जे जयललिता को मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार का मामला मानवाधिकार से जुड़ा है और जमानत के लिए कोई आधार नहीं है। 11 दिनों से जेल में बंद जयललिता अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगी। Corruption leads to the violation of human rights, thereby leads to the violation of the economical right. On the basis of the latest judgment delivered by the Honorable Supreme Court, this Honorable Court of our High Court of Karnataka has dismissed both the applications. That is, one is suspension of sentence, then the granting of the bail. सुनवाई के दौरान जयललिता के वकील राम जेठमलानी ने कोर्ट से जयललिता को तत्काल जमानत देने की अपील की। उन्होंने चारा घोटाले में दोषी करार दिए गए आरजेडी प्रमुख लालू यादव के मामले का हवाला देते हुए कोर्ट पर जमानत के लिए दबाव डाला। कर्नाटक हाईकोर्ट ने किया वो ठीक किया है, क्योंकि अभी कोई अपील नहीं है और अपील एडमिट हो जाएं और जजमेंट सस्पेंड हो जाएं तो फिर उनको बेल मांगने के लिए कुछ एक गुंजाइश बनती है। आज तो कोई थी नहीं। जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला 18 साल चला। 27 सितंबर को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने जयललिता को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा के साथ 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके बाद जयललिता को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब जयललिता का क्या होगा और उनकी पार्टी का क्या रुख होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। बहुत स्वागत है आपका नीरजा जी। बहुत कोशिश हुई ये तर्क देने की कि जिस तरह से लालू यादव को जमानत मिल गई चारा घोटाले मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद, उस तरह से जयललिता को भी मिल जानी चाहिए, लेकिन जमानत नहीं मिल सकी। देखिए, अभी पूरा विराम नहीं हुआ है कि नहीं मिलेगी ही, और जब कन्विक्शन सस्पेंड नहीं हुआ है तो नई स्थिति क्या है? आज कुछ नई स्थिति नहीं, एटलीस्ट कोर्ट ने ये रवैया लिया है। और जनरली बोला जाए तो कोर्ट रवैया ले रहे हैं कि जितनी देर ये पॉलिटिशियंस को जेल में रखो, बाद में तो बेल एक्विटल होता रहता है, ये पकड़ में नहीं आते हैं। एक मानसिकता ऐसा लगता है जो देखिए लीगल पॉइंट्स में मैं नहीं जा रही हूँ यहाँ। जयललिता, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, जो आपने मानसिकता की बात की, जुडिशरी की मानसिकता की, पॉलिटिशियंस तो वैसे भी प्रिविलेज लोग हैं और उनको जमानत मिली जाएगी, ज़्यादा सज़ा वज़ा की उम्मीद आम तौर पे लोग नहीं करते हैं। हालांकि हम जुडिशरी से बहुत उम्मीद भी रखते हैं, मगर जो ये मानसिकता है, उसी मानसिकता को के सवाल को अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या हम ये माने कि अगर जयललिता ज़्यादा दिनों तक जेल में रह गई तो जो तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता की सत्ता पर जो पकड़ है, अभी हालांकि उन्होंने अपना खड़ाऊ मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन क्या सत्ता पर पकड़ उनकी और कमज़ोर हो जाएगी अब 1 महीने या उससे ज़्यादा दिनों तक जेल में रहने के बाद? शायद नहीं, 1 महीना तो बहुत कम टाइम है।
कि उनकी सत्ता पर पकड़, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, जब वो ओथ ले रहे थे तो वो रो रहे थे, बाकी मिनिस्टर सारे रो रहे थे, सेकंड लेवल लीडरशिप है ही नहीं। तो जैसे ही जयललिता वापस आएंगी, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाएंगी, इसमें किसी को वो नहीं होना चाहिए, दो राय नहीं होनी चाहिए, वो होने वाला है। लेकिन उनका अपना क्या नजरिया होगा, रवैया होगा। एक बार मुझे याद आ रहा है, एक इलेक्शंस लूज की थी तो ये बहुत अपने आप को इन्होंने अलग थलग कर लिया था और तमिलनाडु में रही भी नहीं थी। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने 1977 में इलेक्शन लूज किया था तो 4-5 महीने वो बिल्कुल निकली ही नहीं थी, किसी से मिलती भी नहीं थी, जब तक उन्होंने ठान नहीं लिया कि फाइट बैक करेंगी। तो क्या जयललिता डिसाइड करेंगी कि फाइट बैक करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 2000 वो चुनाव हारना अलग बात होती है और किसी मामले में दोषी हो जाना अलग मुद्दा होता है। उससे डिस्क्वालिफिकेशन जो हुआ है इतने साल का कि 10 साल आप नहीं लड़ पाएंगी, 4 साल का सेंटेंस अपनी जगह है। अक्विटल होने में 18 महीने में क्या हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है, 18 साल लगे इस हद तक आने में। तो 2016 में अगर वो अपनी पार्टी को लीड नहीं कर पाएंगी एज चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट, तो क्या तमिलनाडु की जनता उनको पसंद करेगी कि इनको वोट करो प्रॉक्सी सीएम के रूप में? या फिर ये तो राजनीतिक स्थिति हुई और हम इस पे और आगे भी बात करेंगे, लेकिन आज भी हमने देखा कुछ पोस्टर्स लगाए गए कन्नड़ भाषियों के खिलाफ, उसके बाद उसको फाड़े गए, कुछ स्कूल कॉलेजेस में स्कूल बंद करने और प्रोटेस्ट करने की बातें कही गई, फिर उसको वापस लिया गया। तो आने वाले दिनों में उनको अगर ज़मानत नहीं मिली, उनकी अपील पर सुनवाई नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में जो पार्टी का प्रोटेस्ट है वो कुछ बढ़ सकता है क्या? या उनके समर्थकों का प्रोटेस्ट भी बढ़ सकता है? उनके समर्थकों का अभी तक थोड़ा कंट्रोल में रखे हुए हैं और उनकी तरफ से भी इशारा है, ऐसा लगता है कि हिंसा नहीं करनी है। और जो स्कूल्स की तरफ से ये एसोसिएशन, प्राइवेट स्कूल्स का भी कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, प्रोटेस्ट डे होगा आज, अच्छा हुआ कि ये नहीं हुआ। इस तरह का स्कूल्स को पॉलिटिसाइज करना, बच्चों की पढ़ाई को पॉलिटिसाइज कर देना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो लेकिन ये सही बात है कि अगर महीना भर नहीं मिला उन्हें बेल, तो उनके समर्थक स्टेप अप करेंगे प्रोटेस्ट को। जी, लेकिन हम अगर उनके समर्थक वाकई 1 महीने तक उनके समर्थन में रहेंगे, क्योंकि आमतौर पर देखा यह जाता है कि एक के बाद दूसरी पार्टियां हावी होती जाती हैं। हम ये भी चर्चा कर चुके हैं और ये भी ऑप्शंस देख चुके हैं कि दक्षिण में दूसरी पार्टी जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनको भी पांव पसारने का एक मौका मिल सकता है। तो क्या अगर 1 महीने बाद भी या हायर कोर्ट में भी उनको बेल डिनाई हो जाता है, हम एक संभावना पे बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? देखिए वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि अन्ना डीएमके के समर्थक चाहेंगे कि सहानुभूति हो अम्मा के लिए, लेकिन बीजेपी भी पैर पसारना, जैसे आप कह रही हैं ना, बहुत उसमें लग गई है। और मैंने तो सुना है कि अमित शाह तमिल बंगाली दोनों सीख रहे हैं इस समय, तो वो तो चाहते हैं 2016 की उनकी तैयारी एकदम शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है एज मेन स्ट्रीम पार्टी। और जहाँ तक डीएमके का सवाल है, वो लगता है कि ग्रैंड कोएलिशन और पार्टियों के साथ मिलके, हालांकि बीजेपी के साथ भी उन्होंने कुछ फीलर्स भेजे हैं, करना चाहेंगे, पर मुझे लगता है बीजेपी अकेले ही जाना चाहेगी, क्योंकि वो अपनी बेस बनाना चाहेगी वहाँ तमिलनाडु में। जी। तो 2016 का जो चुनाव है उसके लिए तैयारियां और उसके लिए अलाइनमेंट्स, गठबंधन सब जुड़े हुए हैं। जयललिता को बेल कब मिलेगी? जी, और जयललिता को बेल मिले ना मिले, लेकिन नेशनल पार्टी और ख़ास तौर से बीजेपी अपने पांव पसारने के लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी है। अब 2016 में इसकी परीक्षा होगी कि दरअसल उनको बेल मिलने के बाद भी उनके समर्थक उनके साथ कितना खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये थी आज की हमारी पहली खबर। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। और अब देखते हैं चुनाव से जुड़ी खबरें।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पेड न्यूज और वोट के बदले नोट के बयान पर कायम हैं। हालांकि उन्होंने लातूर में मतदाताओं से पैसे लेने के अपने बयान का गलत मतलब निकाले जाने की बात कही है। चुनाव आयोग ने लातूर में दिए गए उनके बयान को विवादित मानते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया कर्मियों के लिए अलग अलग पैकेज के अपने बयान पर कायम हैं। प्राइवेट न्यूज चैनल एनडीटीवी से बातचीत में नितिन गडकरी ने कहा कि कुछ मीडिया वाले पैकेज मांगते हैं। और कैमरा बाजू में रखकर किसी भी उम्मीदवार से बोलिए, किसी पार्टी के पूछिए, अगर आपको ये सवाल नहीं मिला तो आप मुझे दो दीजिए। हर आदमी बोलता है हमारा पैकेज क्या है। वहीं चुनाव आयोग के नोटिस के बावजूद नितिन गडकरी अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने माफी मांगने से भी इनकार किया है। एनडीटीवी से बातचीत में नितिन गडकरी ने कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है। पहली बात मैंने ये कहा है कि ये चुनाव में जो कुछ चल रहा है इसके फंदे में मत पड़िए। ये चुनाव आपके भविष्य को तय करने वाला है। जो लोग ऐसे कोशिश करेंगे इसके बहकावे मत आइए। पहली बात करो कि मैंने गलत कुछ कहा नहीं है, तो माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। रविवार को लातूर की एक चुनावी सभा में नितिन गडकरी ने मतदाताओं को वोट के बदले मिलने वाले पैसे लेने की बात कही थी। हरामाचा माल गरिबाकडे जाण्याची हीच वेळ आहे, तेव्हा लक्ष्मीला नाही म्हणू नका। चुनाव आयोग ने पहली नजर में इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है और बुधवार शाम तक जवाब मांगा है। उधर कांग्रेस ने नितिन गडकरी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आयोग की कार्रवाई को सही ठहराया है। मैं चुनाव आयोग से ऐसी डिमांड करूंगा कि नितिन गडकरी को आगे कैंपेन करने से रोके, क्योंकि सांप्रदायिक उन्माद या धार्मिक उन्माद फैलाने से भी ज्यादा खतरनाक बयान नितिन गडकरी का है। पैसा कोई भी अगर आपको ऑफर करता है तो पैसा ले लेना भी गुनाह का एक भाग बन जाता है। अबेटमेंट टू क्राइम पिनल कोड के या फिर पोल कोड के मामले में आ जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस उन्हें सही दी है। अब उसका जवाब क्या देते हैं? अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो कहा उसमें मैं कायम हूं और मैंने कोई गलत बात नहीं की। नितिन गडकरी के बयान से पेड न्यूज और चुनाव प्रचार के दौरान काले धन के इस्तेमाल की बहस फिर शुरू हो गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने पेड न्यूज को लेकर कड़ा रुख दिखाया है। 2009 में चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था। ये मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक आने के साथ ही बीजेपी और शिवसेना में भी तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना करते हुए बीजेपी पर महाराष्ट्र को बांटने का आरोप लगा दिया। वहीं प्रधानमंत्री के मुताबिक वो महाराष्ट्र को कभी बंटने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सिंदखेड़ा, भुसावल, खामगांव और नागपुर में रैलियां की। सिंदखेड़ा की रैली में उन्होंने कहा कि वो किसी कीमत पर महाराष्ट्र को बंटने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र को आगे बढ़ाए बिना विकास मुमकिन नहीं। इस देश में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि के टुकड़े कर पाए? भाइयों बहनों, जब तक मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दुनिया की कोई ताकत महाराष्ट्र की एकता को तोड़ नहीं पाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। दरअसल शिवसेना बीजेपी पर महाराष्ट्र को बांटने का आरोप लगा रही है। पार्टी के मुखपत्र सामना में भी उद्धव ठाकरे ने कहा कि नरेंद्र मोदी दिल्ली का कामकाज छोड़कर महाराष्ट्र के गांव-गांव में घूम रहे हैं। बीजेपी और सहयोगी पार्टी आरपीआई ने शिवसेना के इस बयान को हताशा भरा करार दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या शिवसेना हताश हो चुकी है, चुनाव मैदान में अपनी हार को कबूल कर चुकी है? क्योंकि जो जंग हमारा कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ था, ऐसा क्यों है कि शिवसेना आज अपना जंग बीजेपी के खिलाफ मान रही है? जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं उनको थोड़ा ये गुस्सा है कि भाई ये बीजेपी और शिवसेना का अलायंस बरकरार रहना चाहिए था, तो टूट गए, इसलिए थोड़ा सा वो उसी तरह की बातें कर रहे हैं। जाहिर है बीजेपी के नर्म रुख का शिवसेना पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। इसीलिए बीजेपी अब बचाव की बजाय अपने सवालों से शिवसेना की आलोचना कर अपना रुख साफ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने कहा है कि हरियाणा का विकास दूसरे अन्य राज्यों के विकास से बेहतर है। उन्होंने तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया है हरियाणा में। दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी बार बार रोड शो करके जनता से वोट देने की अपील तो कर ही रहे हैं और साथ ही अपने विकास के दावे भी कर रहे हैं। सोनीपत की सड़कों से गुजरता ये काफिला कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रोड शो का है। वो सूबे में कांग्रेस के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि राज्य में कांग्रेस सरकार के दौरान किसान की स्थिति मजबूत हुई है। पूरे प्रदेश में किसान को, गरीब आदमी को मजबूत करने की कोशिश हुई है। हर गांव तक विकास को लेकर जाने की कोशिश हुई है। चाहे किसान के फसल के भाव बढ़ाने की बात हो, किसान को चाहे 10 पैसे यूनिट में बिजली देने की बात हो। चंडीगढ़ में पार्टी नेता राजीव शुक्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हरियाणा के विकास को बेहतर बताया। विकास क्या होता है, विकास का मॉडल क्या है और गुजरात से कितना बेहतर विकास का मॉडल है। पूरी तुलनात्मक जो है एक ने सबके सामने तस्वीर पेश की है और एक तरफ सिर्फ वादे हैं, वादों का पुलिंदा है और कोई सबूत इस बात का नहीं है क्योंकि वादे पूरे होंगे कि नहीं पूरे होंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जनसभाओं में 9.5 साल के कामकाज की उपलब्धियां गिना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आज भी गोलीबारी की गई और इसमें कुल 9 लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तानी रेंजरों ने आज पुंछ के बालनोई इलाके में गोलीबारी की। वहीं सोमवार रात जम्मू और सांबा जिले में बीएसपी की 40 सीमा चौकियों और रिहायशी इलाकों में मोर्टार दागे गए। इस बीच दोनों देशों के आला सैन्य अधिकारियों के बीच हॉटलाइन पर बातचीत हुई, लेकिन मसले का कोई हल निकल नहीं पाया। पाकिस्तानी रेंजरों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी बीएसएफ चौकियों पर मंगलवार को मोर्टार दागे और भारी गोलाबारी की, जिसका सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। आर्निया सेक्टर में मोर्टार के हमले में 6 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान ने सोमवार की रात जम्मू और सांबा जिले में आर्निया के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले आरएसपुरा, कानाचक और परगवाल सब सेक्टरों की करीब 40 सीमा चौकियों को निशाना बनाया। लेकिन कल रात इस एरिया में काफी जबरदस्त फायरिंग हुई है और बीएसएफ ने उसका बहुत तगड़ा जवाब भी दिया है। तकरीबन 40 पोस्टों के ऊपर हमारे फायर हुआ है और हमारे सारे पोस्टों से उस पर जवाबी कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। करीब 25 सीमावर्ती इलाकों पर मोर्टार दागे गए और भारी गोलीबारी की गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से 1000 से ज्यादा लोगों को शिविरों में ले जाया गया है। एक बकरी ऑन स्पॉट मर गई और एक गाय 2 घंटे के बाद में एक गाय भी मर गया। इनका एक छोटा बच्चा है हमारा अंशु, इसके बाजू में एक फिंगर लगी है। पाकिस्तान तो हर रोज फायरिंग कर रहा है। लोग बहुत तंग है, पूरी रात लोग सोए नहीं हैं। कई लोग रात को जो है बच्चों सहित जो है पीछे चले जाते हैं, सुबह आते हैं। यहाँ किसान लोग हैं, सब किसानी पर, खेती पर ही डिपेंड करते हैं सब लोग। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के संघर्ष विराम उल्लंघन का सेना माकूल जवाब दे रही है। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आ गई है, पाकिस्तान सोच ले, अब सीज फायर वायलेशन करना बंद करे, नहीं तो हमारी भारत की सेना और हमारे भारत के जवान उसका मुंहतोड़ उन्हें जवाब देंगे। यह 2 टूक शब्दों में हम लोगों ने संदेश दिया। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी सोमवार को कहा था कि सेना ऐसी हरकतों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर अमेरिका ने भी एलओसी पर संघर्ष विराम के उल्लंघन पर चिंता जताई है और भारत और पाकिस्तान को बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाने को कहा है। रविवार को पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में आर्निया और आरएसपुरा सेक्टर में 5 नागरिकों की मौत हो गई थी और 35 लोग जख्मी हो गए थे। पाकिस्तान ने इस महीने नियंत्रण रेखा पर 9 बार और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 8 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाए जाने के बाद सरकार ने आज लंबित 19 रक्षा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक रिलायंस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, भारत फोर्ज और टाटा एडवांस मटेरियल्स की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 14 दूसरी परियोजनाओं के लिए लाइसेंस की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। हाल ही में सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 26% से बढ़ाकर 49% कर दिया था।
दशहरे के दिन पटना के गांधी मैदान में रावण दहन के बाद मची भगदड़ के मामले में पीएमसीएच हॉस्पिटल के 8 डॉक्टर्स पर कार्रवाई की गई है। पीएमसीएच के सुपरिंटेंडेंट लखिंदर प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है और इसके अलावा 3 विभागाध्यक्षों और 4 प्रोफेसर्स का भी तबादला कर दिया गया है। इन सभी पर हादसे की रात 3 अक्टूबर को अस्पताल में भगदड़ पीड़ितों के पहुंचने पर गैर मौजूद रहने का आरोप लगा है। उस रात मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अस्पताल सुपरिंटेंडेंट से मिलने की इच्छा जताई थी और इस हादसे में 33 लोगों की मौत हो गई थी, 29 लोग घायल हुए थे। भगदड़ की जांच के लिए बनाई गई 2 सदस्यों की समिति ने आज जिला कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान चश्मदीदों के बयान भी रिकॉर्ड किए। पश्चिम बंगाल से खबर है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में हुए धमाके में आतंकी साजिश की बात आने के बाद घटना की विस्तृत रिपोर्ट केंद्र को भेजी जा रही है। 2 अक्टूबर को हुए बम धमाके में 2 संदिग्ध आतंकवादी मारे गए थे और 1 घायल हो गया था। पश्चिम बंगाल के डीजीपी के मुताबिक गृह मंत्रालय को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में जांच के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। बीजेपी ने राज्य सरकार से धमाके की जांच एनआईए को सौंपने की मांग की है। पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीआईडी इस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। आगे मेघालय में बाढ़ की खबर। मेघालय में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 59 पहुंच गई है। 5 लोग अब भी लापता हैं। मेघालय के 1000 से ज्यादा गांव 24 सितंबर को भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की चपेट में आ गए थे। सरकार के मुताबिक बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। शुरुआती आकलन में 2000 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया गया है। और अब दिल्ली से खबर। दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग ने दावा किया है कि 67 में से 60 विधायक दोबारा चुनाव के हक में नहीं है, यानी हम दिल्ली चुनाव की बात कर रहे हैं। राजेश गर्ग ने पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को खुली चिट्ठी लिखकर उनके और पार्टी नेता आशुतोष के रवैये पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिशें अभी थमी नहीं है। आम आदमी पार्टी जहां एक तरफ लगातार कोशिश कर रही है कि बीजेपी सरकार ना बनाए, तो दूसरी तरफ पार्टी के विधायक राजेश गर्ग ने विधानसभा चुनाव दोबारा ना कराने की वकालत की है। किसी को नुकसान देने वाला है। मैं बड़े खुले तौर पर कह सकता हूं कि 67 में से 60 एमएलए ऐसे हैं जो चुनाव बिल्कुल नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी अपने विधायक राजेश गर्ग की चिट्ठी का जवाब देने से भी बच रही है। राजेश गर्ग जी से बात कर लेंगे हम इस बात कर लेंगे। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी पहले ही उपराज्यपाल और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने की बात कह चुकी है। इस बीच राजेश गर्ग की ये चिट्ठी पार्टी के लिए नई मुसीबत बन गई है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। इस साल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जापान के इसामु आकासाकी, हिरोशी अमानो और अमेरिकी वैज्ञानिक सूजी नाकामुरा को साझा रूप से मिलेगा। इन तीनों वैज्ञानिकों को नीला प्रकाश उत्सर्जित करने वाले डायोड यानी एलईडी के आविष्कार के लिए पुरस्कृत किया गया है। ये डायोड पर्यावरण के अनुकूल प्रकाश स्रोत हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उनके आविष्कार को क्रांतिकारी करार दिया है। एकेडमी का भी मानना है कि आने वाला वक्त एलईडी लैंप्स का है। महान गायिका बेगम अख्तर की आज 100वीं जयंती है। बेगम अख्तर को मल्लिका गजल भी कहा जाता है। संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने आज उनकी याद में दिल्ली में शताब्दी स्मरणोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया। आइए आपको उसकी कुछ झलक के साथ छोड़ जाते हैं। कुछ तो विपत्तियां